हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स हमको निकालना है और उसके प्रॉपर्टीज को भी समझना है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है कि इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स वर्ड का मतलब होता है उल्टा, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इतना बात क्लियर। अच्छा, अब आपको को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि क्या इसका मतलब है। देखिए, इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, या रेडियन में बात करते हैं, साइन पाई/6 का वैल्यू क्या होता है, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये सबको पता है ना। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर। इसी बात को लिखने का एक और तरीका है। इसको हम इन्वर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इसको लिख सकते हैं पाई/6 इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/2। ये देखने में लगता है पावर के जैसा, लेकिन ये पावर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि साइन इन्वर्स अगर x लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर नहीं है। साइन x पर पावर -1, इसके बराबर ये नहीं है। देखने में लगता है पावर के जैसा, लेकिन पावर ये नहीं है। ये इस साइन का इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है। अब गौर कीजिए कि साइन इन्वर्स 1/2 जो है किसके बराबर है, पाई/6 के बराबर है। और पाई/6 क्या है, एक एंगल है, एक कोण है ना। ये 30 डिग्री को दिखाता है। यानी कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो है किसी एंगल को दर्शाता है। इतना बात आप समझ गए। अच्छा, एक एग्जांपल सबको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसको मैंने नाम ए दे दिया, इसको मैंने नाम बी दे दिया। सेट ए से सेट बी में मैं एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स, या हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स यानी y x का फंक्शन है, और जिसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से, साइन एक्स। अब इधर जो है ये कहलाता है डोमेन। इधर वाला सेट क्या कहलाता है, डोमेन। डोमेन में क्या होता है, डोमेन में होता है इनपुट वेरिएबल, और इधर वाला कहलाता है को डोमेन, है ना। किसी फंक्शन को हम एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है या जिसमें इनपुट वेरिएबल लेते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जिसमें आउटपुट वेरिएबल मिलता है उसको बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू हम लेते हैं, है ना, x का कुछ वैल्यू यहाँ लेते हैं। ये आपका सेट बी है। मान लेते हैं कि मैं 3 वैल्यू लेता हूँ, 0, पाई/6 और पाई/3। ये क्या है मेरा, ये x का वैल्यू है। अगर हम x का वैल्यू यहाँ डालेंगे x के जगह पर, तो साइन 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पाई/6 यानी 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अगर हम पाई/3 डालेंगे, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ये बात क्लियर। तो किसका रिलेशन किसके साथ है, तो 0 का रिलेशन हो गया 0 के साथ, पाई/6 का 1/2 के साथ, पाई/3 का √3/2 के साथ। ये बात क्लियर है। कहने का मतलब है कि अगर हम x के जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर हम x के जगह पाई/6 डालेंगे तो साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अगर हम x के जगह डालेंगे पाई/3 यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। अब एक बात गौर कीजिए, अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा आपको पता होगा, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन। 1 1 ऑन 2 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिलेगा। ठीक है ना, इधर वाले को क्या बोलते हैं, इमेज, इधर वाले को बोलते हैं प्री इमेज। तो जैसे यहाँ पर 0 का इमेज 0 बन रहा है, तो ये वाला 0 क्या है, इमेज है, और ये वाला 0 क्या है, प्री इमेज। तो इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं प्री इमेज, और इनका जो इमेज बन रहा है ना, वो इमेज कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसी बात का अगर इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, ये जो फंक्शन यहाँ पर हम डिफाइन किए हैं
इसका नेचर कैसा है, ये 1 1 ऑन 2 है। 1 1 का मतलब होता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ अलग अलग इमेज बन रहा है और बी में कोई भी एलिमेंट मेरा बचना नहीं चाहिए। यानी हमारा जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है जितना भी इमेज है सारे को मिला के हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ रेंज और कोडोमेन क्या है, बिल्कुल बराबर है। यानी बी के अंदर एक भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखिए अब ध्यान से। अभी हमारा सेट बी उधर चला जाएगा और सेट ए मेरा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये सेट बी हो गया और ये मेरा सेट ए हो गया। तो हमारे बी में क्या क्या वैल्यू दिया है, 0 1/2 √3/2। तो इसको लिखिए आप यहाँ पर 0 1/2 √3/2, ठीक है। और ए में क्या क्या दिया है, ए में दिया है 0 π/6 π/3। ये बात क्लियर। अभी जो है, अभी इस फंक्शन का हमको इन्वर्स निकालना है या इन्वर्स हमको लिखना है। तो अभी हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा था, ये जो फंक्शन मेरा डिफाइन हो रहा है, एफ जो डिफाइन हो रहा है वो ए से बी में जा रहा है, ए से बी में। यानी ए यहाँ क्या है, ए है डोमेन और बी क्या है, ये है कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। अभी इसका उल्टा हमको डिफाइन करना है, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए रिलेशन तो मेरा वही रहेगा, 0 मेरा 0 के साथ जा रहा है, 1/2 π/6 के साथ और √3/2 π/3 के साथ। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे y = f इनवर्स x = sin इनवर्स x। यानी यहाँ जो है ये फंक्शन fx था, fx के इन्वर्स को हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स। तो मेरा f इनवर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले मेरा f कहाँ से कहाँ जा रहा था, a से b में। यानी a के एलिमेंट को b के एलिमेंट से मिला रहा था। f इनवर्स क्या करेगा, b के एलिमेंट को a के एलिमेंट से मिलाएगा। ये हम डिफाइन करेंगे b से a में। अब गौर कीजिए इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए f का डोमेन a है और b क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। या हम इसको यहाँ पर रेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो b में कुछ भी बच नहीं रहा है, इसको आप रेंज भी कह सकते हैं। रेंज और कोडोमेन यहाँ बराबर हो गया, ठीक है। अभी देखिए f का डोमेन a है और b क्या है, b रेंज है। और f इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, ये बन गया डोमेन, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया डोमेन, और एक क्या बन गया, रेंज। तो यहां पर आप एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो फंक्शन है sin x, y = sin x जो फंक्शन है, इसका इन्वर्स मैंने यहां लिखा है। तो पहले वाले केस में जो मेरा डोमेन था, इस केस में मेरा जो डोमेन a है वो अभी क्या बन गया, रेंज बन गया। और पहले जो मेरा रेंज था, पहले मेरा जो रेंज था वो क्या बन गया, वो बन गया डोमेन। तो इन्वर्स में यही होता है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स ये हो गया, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वर्स डिफाइन कैसे करते हैं। तो आप पहले आप समझिए कि फंक्शन क्या होता है। जब तक आप फंक्शन को नहीं समझिएगा तब तक आप फंक्शन के इन्वर्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, देखिए व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट f be a rule, let f be a rule which associates every element of a set A with a unique element
with a unique element of a set B, then f is called a function, या इसको हम मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग। f इज ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम a टू b। ये जरूरी है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, फ्रॉम a टू b। ठीक है, यूजुअली डिनोटेड एज f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a क्या कहलाता है, a कहलाता है डोमेन, और b क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोडोमेन। ये बात क्लियर है? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है, लेट f बी ए रूल, है ना, रूल है, चाहे एक रिलेशन भी कर सकते हैं आप। f एक रूल है, एक नियम है, या एक संबंध है, एक रिलेशन है, विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सेट ए के एवरी एलिमेंट को, है ना, एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करता है, जोड़ता है, विथ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, बी के किसी खास एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम f को क्या बोलते हैं, एक फंक्शन बोलते हैं a से b में। इस बात को एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये सेट a है और ये सेट b है। इसमें मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट लेते हैं a b c, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट लेते हैं u v w x लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे a को हम जोड़ दिए v के साथ, b को जोड़ दिए u के साथ, और c को जोड़ दिए w के साथ। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार a के प्रत्येक एलिमेंट को b के किसी खास एलिमेंट से एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है, या एक संबंध बनाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये मेरा फंक्शन है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लेते हैं ऐसा नहीं रहे, अगर ऐसा रहे, सेट a है और ये सेट b है, इसमें a b c d 4 एलिमेंट है, और यहाँ पर मान लेते हैं u v w x लेते हैं। अब a को जो एसोसिएट करते हैं मान लेते हैं v के साथ, b को u के साथ, और c को w के साथ। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो अभी आप डेफिनेशन को पढ़िए, ए रूल, है ना, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ a, a के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करता है b के किसी एलिमेंट से। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाला है कि d जो है, d का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी a में एक एलिमेंट बच गया जिसका कि कोई भी इमेज नहीं बन रहा है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आपको उसको ठीक से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है और किस कंडीशन में फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा तब तक आपको उसका ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है कि a में एक ऐसा एलिमेंट हमको d मिल गया जिसका कि कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा है, या इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो a में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हुआ? a में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ, ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है a और एक सेट है b, a और b, यहाँ ले लिए a b c, है ना, और यहाँ ले लिए u v w x ले लिए। अभी मान लेते हैं a का इमेज u है और a का इमेज v भी है, और b का w है और c का मान लेते x है। क्या इसको हम फंक्शन बोलेंगे? क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिए कि a का 2 इमेज बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बनेगा तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है कि सबका अलग अलग इमेज बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, ए का 2 इमेज बन रहा है, यू भी इमेज है और भी इमेज है, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सबका अलग अलग इमेज बने। हाँ, 2 का एक हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, आप इसको समझिएगा। सेट ए और सेट बी, ए बी सी यू भी डब्ल्यू एक्स, मान लेते हैं ए का इमेज यू बना और बी का भी यू बना और सी का भी यू बना मान लेते हैं, तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, यह फंक्शन कहलाएगा, लेकिन एक का 2 नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? एक के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये मेरा फंक्शन कहलाएगा, है ना। 2 या 3 का एक इमेज बनने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। तो फंक्शन को आपको समझना जरूरी है। अब आते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स फंक्शन के बारे में, तो इन्वर्स किस कंडीशन में निकलता है आप उस बात को समझिए। देखिए, इन्वर्स कब निकलता है उसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, पहले क्या है, कुछ आपको बात समझाते हैं कि टाइप्स जो होता है फंक्शन का, उस पर गौर कीजिए आप। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला तो है आपका वन फंक्शन, वन फंक्शन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन, ये आप एग्जांपल से आप आसानी से समझ जाइएगा। और तीसरा है ऑन टू फंक्शन, और चौथा है वन ऑन टू फंक्शन। ये 4 प्रकार का फंक्शन लिखा हुआ है, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो वन फंक्शन क्या होता है एकदम आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, सेट ए और सेट बी, मान लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर मान लेते हैं यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ए का इमेज भी बन रहा है, और मान लेते हैं बी का यू बन रहा है और सी का डब्ल्यू बन रहा है। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन फंक्शन। वन हो गया, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। अच्छा, मेनी वन क्या होता है? देखिए, मेनी वन आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी, यहाँ मान लीजिए ए बी सी लिए, यू भी डब्ल्यू एक्स, और मान लेते हैं ऐसा है, ए का इमेज यू है और बी का भी यू है और सी का मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट जो है ए और बी, दोनों का सेम इमेज बन रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं मेनी वन, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर क्या था, अलग अलग बन रहा था, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का अगर एक ही इमेज बनता है तो उसको बोलते हैं मेनी वन, यानी जो फंक्शन वन नहीं होगा उसको बोलेंगे मेनी वन। ठीक है, अच्छा, ऑन टू क्या होता है? देखिए, ऑन टू आप यहाँ समझिए, जैसे मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है, यहाँ ए बी सी, यहाँ पर मान लेते हैं यू भी डब्ल्यू, ए का इमेज मान लेते हैं भी है और बी का यू है और सी का मान लीजिए डब्ल्यू है। ये बात ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि बी में एक भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। बी के अंदर जब एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो इसका जो को डोमेन है, यानी यू भी डब्ल्यू, और जो इसका इमेज का जो सेट है, रेंज, ये सब सेम हो गया, है ना। यानी बी में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। बात क्लियर है? अच्छा, अब वन ऑन टू क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन वन हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको, ये ठीक है, इसको रहने दीजिए आप, तो इस पर गौर कीजिए, क्या ये वन ऑन टू है? इस पर गौर करते हैं, वन ऑन टू है कि नहीं है ये? तो वन का क्या पहचान है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, और बी में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए।
तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 ऑन टू, जिसके लिए एक स्पेशल नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन्वर्स निकालने के लिए जरूरी है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। जब तक कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, आपको हम नोट करवा देते हैं। देखिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट्स if and only if and only if it is 1 1 on 2, या उसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव। यानी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं या तभी निकलता है जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा। ऐसा क्यों, इस पर चर्चा करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब निकलेगा, जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा। जब तक कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है, तब तक उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। ठीक है, इस बात को हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, इसको आप समझिएगा ध्यान से। एक बात और समझिए कि अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं, अगर कोई फंक्शन मेनी वन है, यानी 1 1 नहीं है, तो जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी ग्राफ आप खींचते हैं, कोई भी आप ग्राफ खींच रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ग्राफ आप बना रहे हैं और एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जा रहा है, तो इस ग्राफ को वो कई सारे पॉइंट पर काट रहा है। तो जब किसी ग्राफ को कोई लाइन जो है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y का वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग x के लिए हमको अलग अलग ये मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम जो है 1 1 नहीं कर सकते हैं, यानी y मेरा फिक्स है लेकिन x मेरा अलग अलग मान दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर गौर कीजिए, इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, तो y तो मेरा फिक्स है ना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन x का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है। तो अगर कोई लाइन जो है इस तरह से किसी ग्राफ को कई सारे पॉइंट्स पर काटता है, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r and defined by या डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरा ये सवाल है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो r है, r का मतलब रियल नंबर, तो ये r क्या है, ये आपका डोमेन हो गया, और ये r क्या हो गया, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो मेरा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और मेरा जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है इस तरह से fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी सीधा सा बात आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल सा तरीका, आप इसका ग्राफ बना दीजिए। y इक्वल टू एक्स का, जैसे मान लेते हैं इसको, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो आप जानते हैं इसका ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा,
है ना, पैराबोला है इसका ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होता है। अभी अगर कोई लाइन हम खींचते हैं, मान लेते हैं एक लाइन हम खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां एक फंक्शन को डिफाइन किया गया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर हम दो वैल्यू लेते हैं -1 और +1। अगर हम x की जगह डालेंगे -1 तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो भी y का वैल्यू 1 मिलेगा। यानी -1 का इमेज 1 बन रहा है और 1 का भी इमेज 1 बन रहा है। यानी आप x की जगह -1 डालिए चाहे 1 डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम 1 नहीं कर सकते हैं। ये किस तरह का फंक्शन कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा, है ना। तो जब कोई फंक्शन मेनी वन हो गया यानी 1 1 वो नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो हम इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें एक बात को समझना जरूरी है कि क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम इसका इन्वर्स निकाल सकें। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको डोमेन और को डोमेन को थोड़ा चेंज करना होगा एज पर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या, आप समझिए बात को। यहां पर एक बात आप समझिए कि जैसे अब इसी फिगर को आप समझिए, जैसे यहां पर क्या है, यहां से खींचते हैं परपेंडिकुलर, यहां से भी खींचते हैं परपेंडिकुलर। ये x इक्वल टू -1 है और ये x इक्वल टू +1 है। तो -1 रखिए चाहे +1 रखिए, y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपका y कांस्टेंट हो गया। ये जो हाइट आप देख रहे हैं 1 है, ये है ना। तो ये आपका क्या है, 1 1 नहीं रह गया। अब क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम इसको 1 1 ऑन 2 कर सकें या बाइजेक्टिव बना सकें। क्योंकि जब तक ये बाइजेक्टिव नहीं बनेगा तब तक इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने का तरीका है कि हम इसके डोमेन को और को डोमेन को थोड़ा चेंज कर देंगे, है ना। तो चेंज करने से हो सकता है कि ये आपका 1 1 ऑन 2 हो जाए, और जब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या कारण है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1 को इधर लिख दें और -1 और 1 को इधर ले आए, तो 1 देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से बनेगा फिगर। तो ये मेरा फंक्शन होगा ही नहीं। फंक्शन में क्या है कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 का दो इमेज बन रहा है। अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो इस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि जो अगर कोई फंक्शन मेनी वन होता है यानी 1 1 नहीं रहता है, उस कंडीशन में उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई इसको कैसे हम कर सकते हैं, क्या तरीका है कि इसको जो है इसको हम बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन 2 बना सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डोमेन और कोडोमेन को थोड़ा चेंज कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर क्या किया मैंने, डोमेन को और कोडोमेन को हम चेंज कर दिए। पहले मेरा डोमेन क्या था, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से लेकर के +∞ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अभी क्या है कि डोमेन और कोडोमेन को हम चेंज कर दिए, हम निगेटिव वाला पार्ट को हटा दिए। इस ग्राफ में आप इधर वाले पार्ट को हटा दीजिए, सिर्फ इस इधर वाले ग्राफ को लेते हैं, पॉजिटिव वाले को। तो यहां पर देखिए इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x का वैल्यू और इधर y का वैल्यू है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। तो इधर जो ग्राफ बन रहा था इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि मेरा x जो है पॉजिटिव हो गया। 0 या 0 से बड़ा आपको इधर लेना है, उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अभी जो है, अभी अब कोई भी लाइन खींचते हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो गौर कीजिए इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रहा है। पहले क्या हो रहा था, दो पॉइंट पर काट रहा था। तो यहां पर ये मेनी वन हो गया था, अब ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में जो ग्राफ मेरा बन रहा है,
इसको देखिए ध्यान से। अब इस कंडीशन में हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 हो गया। तो जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है उसी कंडीशन में इन्वर्स निकलता है। इतना सा बात क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा? अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो इस बात को आप समझिए कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, है ना, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो है इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यह ना तो आपका 1 1 फंक्शन है, ना तो ये आपका ऑन 2 फंक्शन है। तो ऐसे कंडीशन, एक्चुअली इसका जो ग्राफ आप बनाते हैं, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर कोई भी लाइन हम खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसको कई सारे पॉइंट्स पर काटता है। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर साइन एक्स के ग्राफ को हम कोई भी लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कई सारे पॉइंट्स पर काट रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। तो इन्वर्स निकालने के लिए जरूरी क्या है? ये 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो क्या उसका तरीका है कि हम उसको 1 1 ऑन 2 कर सकें? इसके लिए आपको मैंने क्या तरीका बताया कि डोमेन और को डोमेन को हम अपने अकॉर्डिंग अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे, तब वो मेरा 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। तो उसमें जाने से पहले हम लोग अब चर्चा करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। देखिए, उसको आप नोट कर लीजिए। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये जानना जरूरी है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला फंक्शन मेरा क्या है? पहला फंक्शन है मेरा साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। x के किसी भी वैल्यू के लिए मेरा साइन एक्स डिफाइन होता है। तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। और इसका जो रेंज होता है, यानी y का जो वैल्यू मिलेगा वो -1 से लेकर के +1 के बीच मिलेगा। ये साइन एक्स का रेंज हो गया। आप x की जगह कुछ भी रखिएगा तो साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच आएगा। दूसरा, y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। यानी आप x का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो y का एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा। तो इसका जो डोमेन हुआ रियल नंबर हुआ, और रेंज इसका होता है -1 से लेकर के +1। चलिए तीसरा, y इक्वल टू 10x। तो डोमेन और रेंज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। उस पर बहुत सारा सवाल पूछता है और ग्राफ को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब जैसे y इक्वल टू 10x है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास मान को छोड़ करके। अब वो मान क्या है? x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ऐसे मान को आपको इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ की n क्या है? इंटीजर है। यहाँ आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यानी π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपुल है, π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपुल है उसको नहीं लेना है। अगर आप उसको लेते हैं तो उस पर वो 10 मेरा डिफाइन नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 90 डिग्री, 10 90 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपुल होगा उसको हम लोग इसके डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस वैल्यू पर 10x जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा, इसका जो रेंज होगा, यानी y का जो वैल्यू होगा, यानी 10x का जो वैल्यू होगा वो -∞ से लेकर के +∞ के बीच कुछ भी आ सकता है। ये इसका रेंज कहलाता है। चलिए चौथा नंबर लिखिए,
y इक्वल टू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स में क्या है कि x का वैल्यू हम जो है कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ ऐसे मान को छोड़ देना है x सच दैट x इक्वल टू n पाई, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, सॉरी इंटीजर। तो क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो भी इस फॉर्म का होगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उस पर मेरा कॉट अनडिफाइंड हो जाता है। तो x के जिस वैल्यू के लिए कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होगा उसको हम निकाल देंगे, उसको नहीं लेना है, ठीक है, और बाकी किसी भी रियल नंबर को ले सकते हैं। और कॉट एक्स का मान आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कुछ भी आपको मिल सकता है, ये इसका रेंज कहलाता है। चलिए तीसरा, पांचवा लिखते हैं y इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स के केस में क्या होता है कि इसमें जो x है आपका, इसमें आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ आपको ऐसे वैल्यू को छोड़ देना है जिस पर कि सेक अनडिफाइंड होता है, x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इस तरह के वैल्यू को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि पाई बाई 2 का जितना भी ऑड मल्टीपुल है उस पर आपको cos x जो है ना 0 हो जाएगा। और आप इस बात को समझते हैं, इस बात को आप समझते हैं कि sec x का मतलब क्या होता है, 1 बाय cos x। और जब जब मेरा cos 0 होगा, जब जब मेरा cos 0 होगा, sec मेरा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड वाले वैल्यू को हम डोमेन में शामिल नहीं करते हैं। और sec x का वैल्यू जो है, sec x का वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच नहीं होता है, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो रियल नंबर में से आप -1 से 1 वाले को निकाल दीजिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से कि इसका क्या मतलब है कि sec x का जो वैल्यू होता है वो -1 से छोटा या बराबर होता है, या sec x का वैल्यू जो है +1 से बड़ा या बराबर होता है। यानी संख्या रेखा पर बात करें, नंबर लाइन पर, यहाँ -1 यहाँ पर +1, तो -1 से इधर ले सकते हैं, चाहे 1 से इधर ले सकते हैं, बीच वाले को नहीं लेना है। तो ये इसका रेंज कहलाता है। सेम वही बात कोसेक में भी है, y इक्वल टू कोसेक एक्स, y इक्वल टू कोसेक एक्स। तो यहाँ पर भी आप जो इसका डोमेन होगा, x का जो वैल्यू होगा, डोमेन का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू, और रेंज का मतलब y का वैल्यू। तो इसमें भी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ ऐसे मान को छोड़ देना है जिस पर उसकी साइन 0 होता है, ठीक है। और साइन 0 कब होता है आपको पता है, x इक्वल टू n पाई, यानी पाई का कोई भी मल्टीपुल, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपुल, उस पर साइन 0 होता है। क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक अगर साइन 0 हो जाएगा, अगर साइन 0 होगा तो कॉसेक अनडिफाइंड होगा, यानी कि ऐसे वैल्यू को छोड़ देना है जब मेरा साइन 0 होता है। और साइन 0 कब होता है, एन पाई पर, पता है ये बात, ठीक है। ऐसे वैल्यू को छोड़ देंगे। और कॉसेक एक्स का जो वैल्यू होता है, इसमें कोई भी रियल नंबर आपको मिलेगा, सिर्फ -1 से +1 को निकाल देना है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 से छोटा होता है या बराबर, या +1 से बड़ा या बराबर। तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, डोमेन या रेंज हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स, जैसे y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच होगा। यानी पहले आप याद कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में जो मेरा रेंज था वो अब डोमेन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो y का वैल्यू हम लेते हैं, y यानी कि जो मेरा रेंज कहलाता है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब यहाँ पर x का वैल्यू, ठीक है। डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब y का वैल्यू। तो आपको मैंने बोला था कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। तो उसको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा चेंज करते थे को डोमेन को और डोमेन को।
है ना। तो -π/2 से +π/2 अगर ये वैल्यू हम लेते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा 1/1/2 हो जाता है। ऐसे कंडीशन में मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो लेते हैं -π/2 से लेकर के +π/2, जिसको कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज। कॉस इनवर्स x के केस में मेरा डोमेन होता है -1 से लेकर के +1 और y की वैल्यू हम लेते हैं 0 से लेकर के पाई तक। यानी आप इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स के केस में कि y का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर, ठीक है। अच्छा, अब टेन इनवर्स x के केस में x क्या होता है, -∞ से लेकर के +∞, हम कुछ भी ले सकते हैं। और इसका जो y होगा यानी जो इसका रेंज होगा वो हम लेते हैं -π/2 से लेकर के +π/2। कॉट इनवर्स x के केस में x का जो मान हम लेते हैं वो -∞ से लेकर के +∞, इसको आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं, r से भी दिखा सकते हैं। और y के वैल्यू हम लेते हैं 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई। सेक इनवर्स x के केस में x का वैल्यू -1 से छोटा लेते हैं या बराबर, चाहे 1 से बड़ा या बराबर, ये इसका डोमेन कहलाता है। और y का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई हम कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ π/2 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही π/2 रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं y का मान π/2, तो सेक 90 मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 0 से पाई तक कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ π/2 को हटा देना है, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स x के केस में क्या होता है, x का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर लेते हैं और या तो 1 से बड़ा लेते हैं या बराबर लेते हैं। और y का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ 0 को नहीं लेना है। क्योंकि जैसे ही y का वैल्यू 0 होगा कोसेक मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये आपका जो है डोमेन और रेंज हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कितने तरह का प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, ओके।